क्या आपके सिस्टम में नमक है? मेरा मतलब रैम है, होगा ही, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से जेनरेशन का रैम है? क्या उस रैम की क्लॉक स्पीड या क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है? या क्या आपको पता है कि आपकी रैम कितने पिन की है, कितने वोल्टेज की है? या क्या आपको पता है कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और अब तो DDR5 भी आती है? ये क्या होती है? क्या होता है DDR4 और क्या अंतर होता है DDR3 और DDR4 में? और क्या सच में ज्यादा रैम का मतलब ज्यादा स्पीड से होता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो अपने भाई को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार फ्री है, इतना तो कर ही सकते हो। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है पहले से ही, मैं क्या बताऊं यार कि रैम क्या होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें रैंडम ही क्यों, सीक्वेंस क्यों नहीं, और एक्सेस मेमोरी ये शब्द कहां से आया, तो मैं आपको समझाता हूं। एक्सेस का मतलब होता है किसी भी चीज को इस्तेमाल में लेना। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, या फिर अगर हम टेक्निकली जाएं तो एक ऐसी जगह जहां पर आपका डाटा, इंस्ट्रक्शन और कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हो, यानी कि वो आपकी मेमोरी है। यानी कि रैम आपकी मेमोरीज है, क्योंकि मेमोरी आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, कुछ इस प्रकार की मेमोरीज होती है। सो रैम इज अ मेमोरी जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को या उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है या जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। किस प्रकार से? रैंडमली। अब रैंडम ही क्यों? रैंडम का मतलब समझते हैं ना, कहीं से भी कुछ भी कभी भी उठा लेना, एक्सेस कर लेना मेमोरी में से। देखिए, अगर आपकी रैम सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी होती तो कुछ इस प्रकार से काम करती। हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, जिसे आप सेल एड्रेस या बेस एड्रेस भी बोलते हैं। वो एड्रेस आपका रोज और कॉलम में होता है, उसके अलग अलग एड्रेस होता है हर एक सेल का। क्लियर है? अब अगर सपोज कीजिए आपके रैम में बहुत सारे टास्क चल रहे हैं और सीपीयू को पता करना है कि ये वाला टास्क है, अच्छा मुझे इस पे काम करना है, तो वो वहां पर जाएगा। अगर वो रैंडम होगा तो वो कभी भी किसी भी टास्क को उठाकर उस पर काम कर सकता है। लेकिन अगर वो सीक्वेंस होगा और सपोज कीजिए आपको थर्ड वाले काम पर जाना है, थर्ड वाले एड्रेस पर जाना है, तो आप किस प्रकार से जाएंगे? पहले पर जाएंगे, दूसरे पर जाएंगे, उसके बाद तीसरे पे आएंगे, यानी कि काफी स्लो हो गया। तो रैंडम से क्या होगा कि आप डायरेक्टली थर्ड वाले सेल पर जाना चाहते हैं, वहां चले जाएंगे। डायरेक्टली आपको 6 वाले पे जाना, वहां चले जाएंगे, कहीं भी जंप कर सकते हैं। अब आखिर रैम की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रैम के बिना क्यों हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता। रैम की जरूरत मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए आपके पास एक कमरा है, होगा ही, रहते कहां, कमरे में तो रहते हो, तो कमरे में आप क्रिकेट को खेलते हो। यार क्या अजीब बात करते हो, क्रिकेट वो भी कमरे में कैसे खेल पाएंगे? बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा भाई, बॉल ही नहीं फेंक पाएंगे। पेपर वाला क्रिकेट थोड़ी नहीं खेलेंगे हम। सही बात है, सही से नहीं खेल पाओगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं एक प्लेग्राउंड की, एक बहुत बड़े मैदान की, जहां पर आपको क्रिकेट खेलना है, बहुत आराम से खेल पाओगे और मजा भी आएगा। यानी कि जितना बड़ा साइज उतने आसानी से काम का हो जाना, यानी कि जितना ज्यादा रैम उतनी अच्छी से तरीके से आपका एप्लीकेशन को रन कर पाना, उतनी ही हैवी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में रन कर पाना। मल्टीटास्किंग करना है, रैम का ज्यादा होना जरूरी है। कोई हैवी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसे रन करना है, हैवी रैम का होना जरूरी है। इसी प्रकार से कुछ अडोबी के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स, वो आपसे पहले ही बोल देते हैं कि भाई आपके सिस्टम में इतनी जगह खाली हो और कम से कम इतनी रैम हो, इससे नीचे हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो काफी हैवी है, उसको इतना तो रैम का स्पेस चाहिए तभी वो काम करे। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, आप उसको ओपन कर रहे हैं। इंस्टॉल तो वो हार्ड डिस्क में, जैसे सी ड्राइव है, आपकी डी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है। पर जब आप रैम में बात करते हैं तो भाई हमारी हार्ड डिस्क में 250 GB खाली है भैया जी, और हमारी रैम 4 GB है, तो हमारा चल क्यों नहीं रहा? जगह ही तो चाहिए, मेमोरी ही तो चाहिए। वो हार्ड डिस्क में है तो सही भाई। हार्ड डिस्क जो है वो आपके डाटा को सिर्फ स्टोर करता है, उसको प्ले नहीं करता, उसको रन नहीं करता। रन करता है आपका रैम। तो अगर आपके सिस्टम में आफ्टर इफेक्ट है और जब आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका सीपीयू उस सॉफ्टवेयर को उठा के कहां लेके जाएगा? रैम में लेके जाएगा, क्योंकि रैम में ही वो प्ले होगा। अब सपोज कीजिए आपका लाइट चला गया, तो रैम में आपने जो भी प्ले किया हुआ था वो फुर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रैम जो है वो आपका वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें तभी तक डाटा रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या पावर चला जाएगा या फिर आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा, इसमें जो भी प्ले हो रहा था वो चला जाएगा। जैसे कि आप मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन ऑन करके हुए बैठे हुए, आपकी जो एप्लीकेशन थी वो मिनिमाइज है। अब क्या हुआ
कि आपका जो मोबाइल था वो अचानक से शट डाउन हो गया, फिर बंद हो गया। अब जब उसे ओपन करेंगे, रिबूट करके ओपन करेंगे, तो देखेंगे कि जो भी एप्लीकेशन आपने ऑन की हुई थी, ओपन की हुई थी, वो आप यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रैम में ओपन हुई थी। 1947 में सबसे पहले रैम को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि उस समय इसका नाम रैम नहीं था, बल्कि बिलियम ट्यूब था। उस समय कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी का यूज करके इसके डाटा को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता था। उस वक्त इसकी कैपेसिटी 100 से लेकर 1000 तक की होती थी। उसी साल एक और मेमोरी लॉन्च की गई, इसका नाम था मैग्नेटिक कोर मेमोरी। इसमें मेटल रिंग्स और वायर्स लगे हुए थे, इन दोनों कनेक्ट करके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके डाटा को चार्ज किया जाता था। हम जो ये वाली रैम यूज कर रहे हैं, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस सही में 1968 में किया गया था, यानी कि 1968 में, यानी कि तब इन रैमों में ट्रांजिस्टर लगाना शुरू हुआ था। उस समय इनको डी रैम भी बोलते थे। इसमें एक डिसएडवांटेज था कि सीपीयू क्लॉक रैम को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा था, यानी कि रैम के अंदर जो भी एक्टिविटीज रन हो रही थी वो सीपीयू के टाइम से नहीं मैच हो रही थी, यानी कि सीपीयू नहीं समझ पाता था कि कौन सी एक्टिविटीज कितने समय पर रन कर रही है, तो टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाता था। फिर 1993 में क्लॉक स्पीड को सही करा गया और इसको एसडी रैम के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। एसडी यानी कि सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप सिंगल डाटा रेट यानी कि एसडीआर के नाम से भी जानते थे। फिर 2000 में जाकर डीडीआर को लॉन्च किया गया। डीडीआर अभी तक 5 जनरेशन में आ चुका है, यानी कि डीडीआर 1, डीडीआर 2, डीडीआर 3, डीडीआर 4 और डीडीआर 5 भी अभी आ चुका है, 2021 में आया था। और डीडीआर को सबसे पहले बोला गया था डिम यानी कि डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल 1, और उससे पहले जो था वो था सिम यानी कि सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल 1। और जो अभी डीडीआर को बोला जाता है वो था आपका डबल डाटा रेट। अगर लिखा हुआ है डीडीआर एसडी रैम तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीडीआर 1 जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था, इसमें 188 पिन्स होती थी और 2.5 का वोल्टेज होता था, और फ्रीक्वेंसी बाइस और स्पीड बाइस में 4 कैटेगरीज के रैम आए थे। इन सभी की क्लॉक स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो कि रैम की स्पीड होती है, जो कि मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है, वो एक दूसरे से अलग थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीआर का मतलब डबल डाटा रेट, इसका मतलब ये था जो डीडीआर 1 थी वो पुरानी रैमों से 2 गुनी स्पीड देती थी। इसी प्रकार से 2003 में जब सेकंड जनरेशन लॉन्च हुआ यानी कि डीडीआर 2 जब लॉन्च हुआ तो उसकी स्पीड डीडीआर 1 से 4 गुना ज्यादा थी, और इस रैम में 240 पिन थी, यानी कि पिन बढ़ गए, यानी कि ट्रांजिस्टर के नंबर बढ़ गए, पर ट्रांजिस्टर का साइज छोटा कर दिया गया, जिससे कि क्लॉक स्पीड और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। और इसमें 1.8 का वोल्टेज था, और इस जनरेशन के करीब 5 जो आपकी रैम थी वो लॉन्च की गई थी फ्रीक्वेंसी और क्लॉक स्पीड वाइज। हर एक नए जनरेशन में बस स्पीड को भी बढ़ा दिया गया था। बस स्पीड क्या होता है? आपके रैम में कोई डाटा है, रैम से सीपीयू तक डाटा जा रहा है और डाटा सीपीयू से रैम तक आ रहा है, जिस रूट से वो ट्रेवल करता है वही आपका बस या बस की स्पीड कही जाती है। बाद में 2007 में आपका DDR3 को लॉन्च किया गया, जो कि DDR2 से 8 गुना ज्यादा थी, और इसमें 240 पिन को लगाया गया था, और इसमें 1.5 का वोल्टेज था। इस जनरेशन की रैम को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड क्लॉक बाइस स्पीड। अब इसी के साथ 2014 में DDR4 यानी कि DDR के 4th जनरेशन रैम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि DDR3 से 16 गुना ज्यादा स्पीड देता था, और इसमें 288 यानी कि 288 पिन को लगाया गया था, यानी कि ट्रांजिस्टर ज्यादा थे, उनका साइज छोटा था। साथ में 1.2 का वोल्टेज था, और इसकी कैटेगरी में आपको फ्रीक्वेंसी और क्लॉक वाइज 7 कैटेगरी के रैम आपको देखने को मिलते थे। अभी मार्केट में किंगस्टन का और भी कंपनियां हो सकती है, मुझे पता नहीं है, पर DDR5 भी लॉन्च हो चुका है 2021 में, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 32 है, यानी कि 2 की पावर पर ये काम कर रहा है। पहली रैम 2 गुना तेज थी, दूसरी 4 गुना थी, तीसरी 8 गुना थी, चौथा जो जनरेशन था DDR4 वो 16 गुना थी, और जो 5वां जनरेशन है DDR5 वो 32 गुना ज्यादा तेज है। पर ये कॉमन नहीं है, मिल रही है, पर काफी महंगी है, और हर एक मदरबोर्ड यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मदरबोर्ड में किसी भी जनरेशन का रैम लगा देंगे। अगर आपका मदरबोर्ड DDR4 को सपोर्ट करता है तो आप इसमें DDR4 को लगा सकते हैं, DDR3 को नहीं लगा सकते हैं। पर अगर आपका मदरबोर्ड DDR4 को भी सपोर्ट करता है, पर फ्रीक्वेंसी की स्पीड उसकी सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव है 24 मेगाहर्ट्ज तक की, आपके पास रैम भी है 24 मेगाहर्ट्ज, आप उसमें लगा दीजिए, काम करेगा। लेकिन DDR4 की 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम अगर आप उसमें लगाएंगे, काम करेगा, क्योंकि वो भी DDR4 की है। आपका मदरबोर्ड भी DDR सपोर्टेड है, DDR4 सपोर्टिव है, लेकिन जो स्पीड वो देगा वो आपको 2400 की ही देगा। तो ऐसा मत सोचिए
समझिएगा कि आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रैम उसमें लगा देंगे तो वो ज्यादा स्पीड देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो स्पीड आपको 2400 तक की ही देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक को या कोई और टर्म को एक्सप्लेन किया जाए, कमेंट पे आ जाओ और भर भर के अपना प्यार लौटाओ और वहां पे मुझे बता दो कि भाई ये वाली टर्म को आप एक्सप्लेन कीजिए, हम आपके लिए वो वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। भगवान आपको दुआ देगा और आपका दोस्त भी आपको दुआ ही देगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम समय समय पर ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।